अभी 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं। इस क्लास और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हमारी हिस्ट्री ऑफ यूएसए की फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो पहले हम इसमें बात करेंगे, एक छोटी सी ओरिएंटेशन डिस्कस करेंगे इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करेंगे, कैसे लेके चलेंगे, और उसके बाद जो हमारे फर्स्ट 3 टॉपिक्स हैं उनको आज कवर करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जी, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आप में से जो जो लोग मुझे नहीं जानते, माय नेम इज मलिक बेदार बख्त and I'm from LUMS. I did my bachelor's from LUMS and I belonged to Police Service of Pakistan. I got 31st position in CSS 2021 alhamdulillah। ठीक है, और यूएस हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ यूएसए में मेरे 60 मार्क्स थे, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोगों के जहन में, जो स्पेशली 2023 वाले हैं, उनके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि क्यों हम इसको ऑप्ट करें यूएस हिस्ट्री को। तो सबसे पहली बात, ये बहुत ही एक इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसका जो सिलेबस है वो यूरोपियन हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री से बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट प्रिसाइज है इसका सिलेबस। ठीक है, बहुत कम टाइम में आप कवर कर सकते हैं। अब ये हाई स्कूलिंग भी है। ठीक है, जिन लोगों की तैयारी अच्छी होती है वो 60s में, ठीक है, इवन 70s में भी वो इसमें स्कोर ले लेते हैं। ठीक है, और मेरा इसमें कोई पहले बैकग्राउंड भी नहीं था, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, फिर भी मैं इसको आराम से मैंने कवर कर लिया। ठीक है, और ये आपका बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी ओवरलैप करता है, पॉलिटिकल साइंस, जेंडर स्टडीज, उनके साथ भी ओवरलैप करता है, तो आपको उधर भी हेल्प करेगा। फिर ये इंटरेस्टिंग है।
हिस्ट्री जैसे वैसे भी इंटरेस्टिंग होती है, और यूएस आपका बहुत ज़्यादा रेलिवेंट भी है हर जगह पे, इंटरनेशनल रिलेशंस में और इस तरह। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम देखें कि जो सुपर पावर है वो कैसे सुपर पावर बना और क्या उसकी हिस्ट्री थी। ठीक है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इस वजह से आपको यूएस हिस्ट्री को एज एन ऑप्शनल लेना चाहिए। तो आप कहेंगे कि ये तो हम खुद भी कवर कर लें, आपसे क्यों लें? ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि अल्लाह का शुक्र है मेरे अच्छे मार्क्स थे, इसमें 60 मार्क्स थे। ठीक है, पूरे के पूरे, तो काफ़ी वो डिसेंट स्कोर है। उसके बाद मैंने यूएस हिस्ट्री को बहुत ही शॉर्ट टाइम में कवर किया था। ठीक है, और वो मेरे साथ बाकी कोर्सेज भी ले चुके हैं। आपको पता है कि मैं बहुत शॉर्ट टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लेता हूँ और उनको मैं कवर कर लेता हूँ, तो बहुत शॉर्ट टाइम में मेरी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह इसके भी मैंने आइडेंटिफाई किया है क्या इसके कोर टॉपिक्स हैं, और उनको मैंने अच्छे से कर लिया शॉर्ट टाइम में, तो अल्लाह का शुक्र है पेपर अच्छा हो गया। तो हम इस कोर्स में भी वही उसी तरह इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, और आपका सिलेबस भी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होगा। ठीक है, लेकिन एक स्मार्ट वे में कि शॉर्ट टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए और आप बहुत ही अच्छा स्कोर ले लें। और ये वाला सेशन 2022 वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि फर्स्ट 5 लेक्चर्स तो आपके पेपर्स के साथ ओवरलैप नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट 5 जो आपके पेपर्स के साथ ओवरलैप करेंगे उनकी आप मेरे से रिकॉर्डिंग्स भी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप उनको पेपर्स के दौरान नहीं देख सकते, तो जिस दिन आपका यूएस हिस्ट्री का पेपर हो उससे आप एक दिन पहले जो बाकी 5 रिकॉर्डिंग्स हैं 5 घंटे की, वो आप सुन के आप जाके एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए भी यूजफुल है, क्योंकि 17 को आपका पेपर है और 16 को हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, ये इसका एक ओवरव्यू है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कौन से टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो 13 कॉलोनीज हैं वो कौन सी थी वो हम देखेंगे। फिर जो अमेरिकन रेवोल्यूशन आई, ठीक है, पहले तो वहाँ पे ब्रिटिश का कब्जा था, फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन आई, उन्होंने ब्रिटिश को डिफीट किया और ब्रिटिश को उन्होंने निकाल दिया यूएस से। ठीक है, तो वो उन्होंने कैसे किया, उसके क्या इवेंट्स थे 1765 से 83 तक, वो हम सारे उनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो पार्टीज बनी, ठीक है, उसके फौरन बाद जब अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिल गई, फेडरलिस्ट एंटी फेडरलिस्ट उनको देखेंगे। फिर जो उनके इंपॉर्टेंट फिगर्स थी, जॉन जे, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ये देखेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद पहले तो यूएस की सिर्फ 13 कॉलोनीज थी। ठीक है, 13, जो अब उनको स्टेट्स कह सकते हैं। तो फिर इतना ज़्यादा एक्सपेंड कैसे हो गया यूएस? ठीक है, तो वो देखेंगे कैसे वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हुई। ठीक है, उसके इवेंट्स देखेंगे। फिर 1812 में यूएसए और यूके की वॉर हुई, ठीक है, उसके कॉजेज इफेक्ट्स, उसके मेन इवेंट्स वो देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एडम्स ऑनेस्ट ट्रीटी, जिसने ये वॉर को तो पहले बल्कि एक और ट्रीटी ने एंड किया। ये ये जो ट्रीटी थी इसमें फ्लोरिडा परचेज थी, ये भी हम देखेंगे इसमें। मोनरो डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी इसमें देखेंगे। फिर जेफरसोनियन और जैक्सोनियन डेमोक्रेसी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको हम देखेंगे। स्लेवरी को देखेंगे, सिविल वॉर के मेन इवेंट्स, कॉजेज, इफेक्ट्स। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुई सिविल वॉर के बाद यूएसए में, उसके हम सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे। स्पेनिश अमेरिकन वॉर, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी। फिर डॉलर डिप्लोमेसी क्या होती है, किसने ये टर्म कॉइन की और ये क्या इसका मतलब है। वुडरो विल्सन बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट गुजरा है, और उसके स्पेशली 14 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद वो आपका ग्रेट डिप्रेशन के दौरान और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वही प्रेसिडेंट था, तो उसके भी हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के क्या कॉजेज थे, क्या इफेक्ट्स थे, क्या इवेंट्स थे, ग्रेट डिप्रेशन के उसके क्या कॉजेज थे, क्या इफेक्ट्स थे, वो सारे देखेंगे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, आइजनहॉर डॉक्ट्रिन, जो यूएस का प्रेसिडेंट था आइजनहॉर, उसकी क्या पॉलिसी थी मेन। ठीक है, उसका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जॉन फॉस्टर डुलेस, उसकी हम डिस्कस करेंगे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट था इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करने में, जैसे नेटो है, सीटो, सेंटो। ठीक है, उसको फिर देखेंगे।
फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपकी सिविल राइट्स मूवमेंट जो 50s और 60s में चली, जिसमें ब्लैक्स को स्लेवरी तो खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी उनके काफी डिस्क्रिमिनेशन मार्टिन लूथर किंग इस दौर में आया और काफी ज्यादा जो राइट्स हैं वो मिले ब्लैक्स को, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कोल्ड वॉर जो यूएसए और सोवियत यूनियन की चलती रही 1947 से लेकर 1991 तक, उसके सारे जो मेन इवेंट्स हैं वो सारे देखेंगे डिटेल में। फिर 1970s में यूएस और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मलाइज हो गए थे, वो भी इसमें हम करेंगे। वाटरगेट स्कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिचर्ड ब्लैक लाइव्स मैटर की मूवमेंट आजकल बहुत चल रही है जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर से, तो उसको हम देखेंगे कि कैसे वो कैसे स्टार्ट हुई, क्या उसके मेन इवेंट्स थे और अब उसका करंट स्टेटस क्या है। ठीक है। फिर यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, कैसे उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स है, चेक्स एंड बैलेंसेस है। ठीक है। किस तरह यूएस का प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, यूएस के आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं। ठीक है। प्रीएम्बल क्या है। फिर जो उनके और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे उनका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, गेटिसबर्ग एड्रेस बाय इब्राहिम लिंकन, वो सारे हम देखेंगे। तो इस तरह आपकी बहुत ही होलिस्टिक तैयारी हो जाएगी। और मैंने अपने एग्जाम के लिए इनमें से मैंने कोई 50%, बाकी मैंने जब इंटरव्यू का टाइम आया मैंने तब तैयार किया, और इसमें मैंने और भी कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं, क्योंकि अब टीचिंग के दौरान मैं चाहता हूँ कि आपका और भी ज़्यादा होलिस्टिकली कवर हो जाए। ठीक है। तो इस तरह आपका ये बड़ा अच्छा इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, और इसमें हम टू द पॉइंट करेंगे कवर उसको, क्योंकि एक एक टॉपिक में पीएचडी भी हो सकती है, लेकिन हम सीएसएस के पर्सपेक्टिव से शॉर्ट नोट है 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, या बाकी जो क्वेश्चंस हैं 20 मार्क्स के, बस उतना हम टारगेटेड करेंगे ताकि आपके ऊपर भी ज़्यादा लोड ना आए और बहुत ही कम टाइम में कवर हो जाए। एमसीक्यूज की मैं आपको ऐप वो शेयर कर दूंगा जहाँ से मैंने एमसीक्यूज प्रिपेयर किए थे। मैंने सारे एमसीक्यूज यूएस हिस्ट्री के वहाँ से प्रिपेयर किए थे, और मैं उसको ऐसे करता था कि जो भी सब्जेक्ट मैं कर रहा होता था, तो दोपहर 2 बजे से लेके 3 बजे का टाइम मैंने फिक्स रखा होता था कि मैं जो भी सब्जेक्ट कर रहा हूँ 2 बजे से लेके 3 बजे तक मैं उस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज करूंगा। ठीक है। तो एमसीक्यूज की तैयारी मेरी ऑटोमेटिकली साथ साथ हो जाती थी, और अल्लाह का शुक्र है सारे पेपर्स में मेरे एमसीक्यूज अच्छे खासे 15-16 इतने ठीक हो जाते थे। तो लेकिन 33 पे तो बंदा वैसे ही पास होता है, अगर आपके 15-16 एमसीक्यूज ठीक हो जाए तो फेल होना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है फिर। ठीक है। उसके बाद जब हम टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे, उसके एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसमें आपको जो जो चीज़ें समझ नहीं आई, ईच एंड एवरी वन ऑफ योर क्वेरीज विल बी एड्रेस्ड। ठीक है। फिर आपको मैं अपना जो है पेपर भी शेयर करूंगा, यूएस हिस्ट्री का ही जो मैंने अटेम्प्ट किया था मॉक एग्जाम, ताकि आपको पता चले कि कैसे कहाँ पे ब्लू मार्क का यूज़ करना है, कहाँ पे यूनिबॉल विजन एलीट का पेन राइटिंग के लिए यूज़ करना है, क्योंकि उससे राइटिंग आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी आती है और तेज़ भी आती है। ठीक है। वो भी इसमें करेंगे। उसके बाद साथ साथ मैं आपको कंसाइज नोट्स भी दूंगा, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर, जो कि आई वुड सजेस्ट कि आप पढ़ के आएँ ताकि आपको लेक्चर की ज़्यादा अच्छी समझ आए। और उसके साथ जैसे मैंने आपके साथ और नोवा एकेडमी वाले भी नोट्स कर दिए हैं आज, तो मैंने टोटल अपनी तैयारी जो है इन्हीं नोवा एकेडमी के नोट्स तक ही महदूद रखी थी। ठीक है। क्योंकि अगर मैं 5-6 बुक्स करता, मुझे याद नहीं रहता कि अच्छा उस बुक में क्या था, अच्छा नहीं ये बात उस बुक में थी। मैंने एक ही उससे सारी तैयारी कर ली, तो वो वाले जो नोट्स हैं वो वाले बार बार उनको रिवाइज करने से वो मेरे माइंड में एक तरह से प्रिंट हो गए। ठीक है। इस वजह से कहते हैं कि कीप योर सोर्सेज लिमिटेड। ठीक है। आप उससे बहुत कम टाइम में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो नोट्स भी मैंने आपके साथ वो शेयर किए हैं, आप उनको भी एज अ रेफरेंस देख सकते हैं, कोई टॉपिक ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए या एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कुछ करने के लिए। फिर इसमें आपकी इवेल्युएशन एक मॉक एग्जाम होगा, जब ये 10 दिन के बाद हमारा कोर्स खत्म होगा, तब मैं आपके साथ एक मॉक एग्जाम शेयर करूंगा ग्रुप में, और वो आपने 2 डेज के अंदर उसका टाइम होगा, और आपने फिर वो मुझे सबमिट करेंगे, और उसकी फिर मैं आपको इवेल्युएशन करके मार्क्स दे के उसके ऊपर आपको फीडबैक दूँ। ठीक है।
तो ये हमारा कोर्स होगा आज 6 में या 6 में से ये स्टार्ट है। 10 लेक्चर्स हैं। 16 मई को डेली ये लेक्चर्स होंगे 1 से 2 बजे, और 16 मई को ये आपका कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये था कि हम किस तरह इस कोर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस है आपके तो आप पूछ सकते हैं, और हम इसके साथ फिर जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। कोई आपको कंफ्यूजन के इस कोर्स से रिलेटेड तो यू कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये जो अक्सर जो है ना यूएस हिस्ट्री के बारे में बच्चों को डराया जाता है, हाँ जी, ये जो है ना वो मॉडर्न डे जो कॉन्टेक्स्ट में चीजें चल रही होती हैं उनके बारे में सवाल पूछ लेते हैं, तो डिस्करेज किया जाता है। उसके बारे में काइंडली थोड़ा सा बता दें, क्योंकि जो करंट सिचुएशन चल रही होती है उसके बारे में ज्यादातर वो पूछता है सवाल। ये बात आपकी ठीक है कि करंट उससे भी आ सकता है, और वहाँ पे फिर आपकी जो करंट अफेयर्स वाली नॉलेज है वो आपकी वो वाली नॉलेज वहाँ पे यूज़ होगी। ठीक है, और तो वो तो ऑब्वियसली हर साल वो करंट अफेयर्स चेंज होते रहते हैं। जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं वो आप वैसे भी करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन है और इस तरह की जो इश्यूज हैं, तो वो आप उस नॉलेज की बेस के ऊपर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएं तो प्रेफरेबल यही होता है कि आप वो अटैम्प्ट करें, क्योंकि वो तो फैक्ट्स हैं, उनमें जी आपको जी जी, ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। जी। सही हो गया सर, सही। और कोई क्वेश्चंस आपके, कोई आपको चीज़ इस कोर्स से रिलेटेड, एनी क्वेरीज? दैट्स गुड, आपको क्लियर है। फ्लो चार्ट्स जहाँ जहाँ आपको लगता है कि बन सकते हैं वहाँ पे लाजमी बनाएं। इट विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपने जितने टॉपिक्स बताए हैं ना, इससे सिलेबस का कितना पार्ट कवर होगा? ये आपका तकरीबन 80% तो लाजमी कवर हो जाएगा सिलेबस आपका। ठीक है सर, यही पूछना था। चलें ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टोटल आप मेरे नोट्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, दे विल बी इनफ। लेकिन फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा भी कुछ चाहिए तो आप बस जो नोवा वाले नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं, नोवा अकेडमी वाले, बस आप वहीं तक ही महदूद रहें, तो दे आर मोर देन इनफ। ठीक है, हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है अमेरिकन रेवोल्यूशन। ठीक है, और उसकी हम बात करेंगे। हमारा टॉपिक है द अमेरिकन रेवोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, अब आपको मैं इसकी ब्रीफ थोड़ी सी हिस्ट्री दे दूं कि यूएसए स्टार्ट कैसे हुआ। पहले तो वहाँ पे नेटिव जो इंडियंस हैं वो रहते थे हजारों सालों से। ठीक है, वो उसकी बहुत एंशियंट हिस्ट्री है। उसके बाद जो उसकी रिसेंट हिस्ट्री है जो 400-500 साल पुरानी है, कि जब ब्रिटिश ने कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की, तो जैसे उन्होंने इंडिया में भी आके, हमें पता है कि उन्होंने 1600 कुछ में आके पहले सूरत में अपनी बेस बनाई, तो उसी तरह उन्होंने अमेरिका को भी कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और वहां पे भी उन्होंने कब्जा किया, और अपनी उन्होंने जो है वहां पे उन्होंने अपनी क्या कहते हैं कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर। ठीक है, तो टोटल फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 13 कॉलोनीज हो गई। ठीक है, और वो 13 कॉलोनीज कौन सी थी? वो ये थी,
ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है, तो इसको आप याद भी कर लें, ठीक है। कनेक्टिकट, जॉर्जिया, मैसाचुसेट्स, मैरीलैंड, न्यू हैम्पशायर, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, नॉर्थ कैरोलिना, ठीक है, पेंसिल्वेनिया, फिलाडेल्फिया, रोड आइलैंड, साउथ कैरोलिना और वर्जीनिया, ये 13 कॉलोनीज थी, ठीक है। जब जो है जब अमेरिकन ने सोचा कि अब ब्रिटिश से निजात चाहते हैं और ब्रिटिश को अब हमने निकालना है यहाँ से, तो उस टाइम ये 13 कॉलोनीज मौजूद थी, ठीक हो गया। अब जो अमेरिकन रेवोल्यूशन आई उसकी क्या इंपॉर्टेंट टाइमलाइन थी, ठीक है, क्या उसके कॉजेस थे, ठीक है, कि क्यों वो आई, क्या उसके इवेंट्स हुए और फिर उसके क्या इफेक्ट्स हुए, ठीक है, क्यों अमेरिकन ने रिवोल्ट किया ब्रिटिश के अगेंस्ट, ठीक है, किस तरह से उन्होंने रिवोल्ट किया, क्या इवेंट्स थे, और उनकी रेवोल्यूशन जब सक्सेसफुल हुई तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम देखेंगे एक ब्रीफ उसमें, ये मैंने अपने लिए याद करने के लिए ये मैंने अपने लिए टाइमलाइन बनाई हुई थी, ठीक है, और मैंने अमेरिकन रेवोल्यूशन का बस इतना किया था, ठीक है, ये 14 पॉइंट्स मैंने याद किए थे और मुझे पता था कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए अमेरिकन रेवोल्यूशन के ऊपर तो इन 14 पॉइंट से मैं 20 मार्क्स का बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकता हूँ, और एक एक पॉइंट को आप 2-2 3-3 लाइनों में एक्सप्लेन करते जाएं तो आपका बड़े आराम से 20 मार्क्स के आपके 6-7 पेजेस बन जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं पहले कि क्रोनोलॉजिकली कैसे, क्यों जो अमेरिकन्स थे उन्होंने रिवोल्ट क्यों किया ब्रिटिश के अगेंस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस कराई स्टैम्प एक्ट। अब ये आप कॉन्टेक्स्ट मद्देनजर रखें कि 13 कॉलोनीज थी उस वक्त अमेरिका में, ठीक है, और 13 कॉलोनीज के ऊपर ब्रिटिश की हुकूमत थी, ठीक है। तब ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस कराया स्टैम्प एक्ट, ठीक है। स्टैम्प एक्ट में क्या था कि उन्होंने बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवाए, ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो भी आपका कोई आप कार्ड्स लेंगे, प्लेइंग कार्ड्स जैसे होते हैं, ठीक है, कोई भी आप और आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, कोई रजिस्टर, कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, हर चीज के ऊपर आप टैक्स देंगे, ठीक है। स्टैंप होगी, स्टैंप क्या, कॉलोनिस्ट थे, कॉलोनिस्ट कहते हैं कि जो अमेरिकन वहां पे रह रहे थे जिनके ऊपर ब्रिटिश हुकूमत कर रहे थे, कॉलोनिस्ट ने कहा कि नहीं भाई ये तो आपने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए, उन्होंने कहा इतना तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इससे भी बहुत ज्यादा ब्रिटिश के अगेंस्ट रिजेंटमेंट पैदा हुई, ठीक है, कि ये आपने बहुत ही ज्यादती कर दिया और इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो रेवोल्यूशन के सीड्स हैं वो प्लांट हुए, ठीक है। फिर 1770 में इस तरह के ब्रिटिश और भी एक्ट्स जो है इंट्रोड्यूस कर रहे थे जिनके जरिए वो कॉलोनिस्ट के ऊपर या अमेरिकन के ऊपर वो टैक्सेस लगा रहे थे, ठीक है। तो अमेरिकन ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठा रहे थे। इसी तरह का एक प्रोटेस्ट हुआ बॉस्टन में, जहाँ पे काफी ज्यादा कुछ मतलब जो कॉलोनिस्ट हैं या अमेरिकन हैं वो इकट्ठे हुए और वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जो वहाँ पे ब्रिटिश ट्रूप्स थी, फोर्सेस थी, उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की और उसमें 5 कॉलोनिस्ट या अमेरिकन मर गए, ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया, ठीक है, और काफी ज्यादा इसके फिर अप्रूव हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आता है 1773 में, ठीक है। इसमें यह हुआ कि ब्रिटिश जो थे वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू अर्न करते थे, अपनी वो जो टी है वो एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका में, ठीक है। तो इसी तरह ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा शिप आया हुआ था अमेरिका में, कॉलोनीज में, ठीक है, और उस शिप में बहुत ज्यादा टी थी, कोई बहुत उस वक्त कितने पता नहीं मिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे या थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की उस वक्त टी थी उसमें। तो एक जो ऐसे एक्टिविस्ट ग्रुप था उसका नाम था सन्स ऑफ लिबर्टी, कॉलोनिस्ट का वो एक एक्टिविस्ट ग्रुप था, वो रात के अंधेरे में गए
और उन्होंने ब्रिटिश के उस शिप में जो टी थी उस सारी टी को समंदर में गिरा दिया, वो सारी उन्होंने उस टी को ज़ाय कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उनकी जो टी है वो ज़ाय हो गई। ठीक है, इसको कहते हैं, इस इंसिडेंट को कहते हैं बॉस्टन टी पार्टी। ठीक है, फिर ब्रिटिश ने इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा वो एंग्री हुए और उन्होंने बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो किया। उन्होंने फिर काफ़ी सारी एक्ट्स इंट्रोड्यूस कराई। ठीक है, टू पनिश द कॉलोनिस्ट। ठीक है, और उन एक्ट्स को कहते हैं इनटॉलरेबल एक्ट्स। ठीक है, कि वो नाकाबिल बर्दाश्त वो एक्ट्स थी। ठीक है, फिर उसके रिस्पॉन्स में जो कॉलोनिस्ट थे वो सारे, उनके जो लीडर्स थे, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो फिलाडेल्फिया में इकट्ठे हुए 1774 में, और उन्होंने देखा कि क्या हमारी ये कॉलोनीज की क्या सिचुएशन है और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये 1774 में हुआ। ठीक है, और फिर 1775 में वॉर स्टार्ट हो गई ब्रिटिश के अगेंस्ट। प्रॉपर जो कॉलोनिस्ट थे, 13 कॉलोनीज के रेजिडेंट्स, जो अमेरिकन भी जिनको आप कह सकते हैं, ठीक है, उन्होंने प्रॉपर रिबेल कर दिया और उन्होंने जंग स्टार्ट कर दी ब्रिटिश के अगेंस्ट। ठीक है, फिर 1775 में जो फर्स्ट जैसे कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई थी उस तरह की सेकंड हुई, लेकिन अब उसका मकसद ये था कि जो वॉर कॉलोनिस्ट वेज कर रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है, तो इस वजह से ये सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई। फिर 1776 में 4 जुलाई को जो कॉलोनिस्ट थे, अमेरिकन थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रिटिश। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस उसको कहते हैं। ठीक है, और इसको जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का जो ऑथर है उसका नाम है थॉमस जेफरसन, और ये बहुत एक प्रोमिनेंट यूएस का फाउंडिंग फादर भी है, और आगे जाके ये यूएस का प्रेसिडेंट भी बना। ठीक है, तो इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी कि बस हम इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, फिर फ्रांस क्योंकि ब्रिटिश का दुश्मन था, तो उसने भी जब देखा कि अमेरिकन जो हैं वो जंग जीत रहे हैं, तो उन्होंने फिर अमेरिका को ज्वाइन कर लिया, यूएसए को ज्वाइन कर लिया कि हम भी आपके साथ हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, फिर 1779 में स्पेन ने भी अमेरिकन को ज्वाइन कर लिया अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, तो ब्रिटिश बहुत ही बैकफुट पे चले गया, और इवेंचुअली जाके 1783 में उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन कर ली। ठीक है, कि जिसमें उन्होंने मान लिया कि ठीक है, अमेरिका जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उसके बाद 1787 में अमेरिकन ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, और 1789 में ये रेटिफाई हुआ। ठीक है, मतलब इसको सबने अप्रूव किया फॉर्मली, और फिर इसको अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, और उसी साल ही जो उनका पहला प्रेसिडेंट था जॉर्ज वॉशिंगटन, वो इलेक्ट हुआ। ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन वही जनरल था जिसने ये सारी जो वॉर थी उसको लीड किया अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, तो वो उनका फिर पहला प्रेसिडेंट भी बना। ठीक हो गया, ये थी एक ब्रीफ अकाउंट ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और मैंने ये सारी जो डेट्स हैं ये याद की हुई थी। ठीक है, और देखिए सिर्फ टोटल 14 डेट्स हैं, ये याद करने का मसला भी नहीं। और ये जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी जाता होता है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लें। फिर अब इसमें हमने जो देखे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उनमें से उनकी अब आगे एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने खुद तो नहीं की थी, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था 1765 स्टैम्प एक्ट से। ठीक है, ये देखें, जहां से सारी उनके अगेंस्ट स्टार्ट हुई एंटेगनिज्म। ठीक है, ब्रिटिश ने बहुत हैवी टैक्सेस इंपोज कर दिए,
स्टैम्प्स के ऊपर। लेकिन स्टैम्प एक्ट से पहले क्या हुआ था, उससे पहले हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763। और इसमें क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ पेरिस से पहले चल रही थी ब्रिटेन और फ्रांस की जंग, उसको कहते हैं 7 years वॉर। ठीक है, तो इस ट्रीटी के जरिए उनकी जो जंग है वो खत्म हो गई थी। ठीक है, और उस ट्रीटी में ये कंक्लूड किया गया कि फ्रांस जो है उसकी भी कुछ टेरिटरीज थी नॉर्थ अमेरिका में, उनको वो गिव अप कर देगा। ठीक है, और इस वजह से फिर जो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, 13 ब्रिटिश कॉलोनीज थी, उनको कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट जो है वो खत्म हो गया। सिर्फ फ्रांस की तरफ से ही थ्रेट था, फ्रांस को जब डिफीट कर लिया, ट्रीटी साइन हो गई, तो वो थ्रेट खत्म हो गया। ठीक है, ये था स्टैम्प एक्ट से पहले का मंजर। ठीक है, फिर आ गई आपकी स्टैम्प एक्ट ऑफ 1765। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया, इसमें उन्होंने डायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए रेवेन्यू रेज करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए। ठीक है, जो भी कमर्शियल लीगल पेपर्स थे, न्यूज़पेपर्स थे, पैम्फलेट्स, कार्ड्स, हर चीज के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया। ठीक है, अब क्यों ये उन्होंने इंट्रोड्यूस की स्टैम्प एक्ट, इसके कॉजेस क्या थे? पहली बात तो ये कि ब्रिटिश बहुत ज्यादा डेट में थे। ठीक है, फ्रांस के अगेंस्ट उन्होंने जो वॉर वेज की थी, 7 years वॉर, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डेट में चले गए थे और वो उससे रिकवर करना चाहते थे। ठीक है, और फिर दूसरी वजह इसकी ये थी कि 13 कॉलोनीज को फ्रांस का थ्रेट खत्म हो गया, तो ब्रिटिश ने सोचा कि अब सबसे ज्यादा फायदा तो इन 13 कॉलोनीज के लोगों को ही हुआ है, अब उन्हें कोई इस तरह का वॉर का खतरा नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि ये हमारा राइट है कि इन्हीं से ही हम रेवेन्यू रेज करें। ठीक है, ये ही ज्यादा टैक्सेस पे करें, क्योंकि इनको ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ। जो 7 years वॉर जो एंड हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में, उससे ठीक हो गया। अब स्टैम्प एक्ट के क्या उसके इफेक्ट्स हुए? ठीक है, तो जो कॉलोनिस्ट थे, जो अमेरिकन थे, उन्होंने बहुत ज्यादा इसको रेजिस्ट किया और इवेंचुअली इसको वापस ले लिया गया, रिपील कर दिया गया। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश ने फेस सेविंग भी करनी थी, वो ये तो नहीं कह सकते थे कि हम उनके प्रेशर में आके हमने जो है विड्रॉ कर दिया। तो उन्होंने एक और एक्ट पास कर दी जिसका नाम था डिक्लेरेटरी एक्ट। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से फ्यूचर में कोई भी ऐसे लॉज पास कर सकते हैं जो हमें मुनासिब लगे। ठीक हो गया, लेकिन उसको स्टैम्प एक्ट को बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम कॉलोनिस्ट उसको वापस ले लिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद टाउनशेंड एक्ट्स आ गई 1767 में। इनमें क्या हुआ कि जो गुड्स इंपोर्ट होते थे अमेरिकन कॉलोनीज के अंदर, उसके ऊपर ब्रिटिश ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। ठीक है, और इसकी भी वजह हुई थी, वो कुछ रेवेन्यू रेज करना चाहते थे कि 7 years वॉर जो भी है इतना कॉस्टली, उसके लिए कोई उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ रेवेन्यू रेज किया जाए। ठीक है, और क्योंकि स्टैम्प एक्ट भी रिपील हो गई थी, तो उन्होंने कोई और तरीका निकाला कि किस तरह से हम उनको टैक्स करें। तो जो ब्रिटिश का ग्लास, ठीक है, चीनी के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, पेंट और टी जो इंपोर्ट होती थी यूएस के अंदर, ठीक है, कॉलोनीज के अंदर, उसके ऊपर ब्रिटिश ने बहुत ज्यादा। इसके फिर इफेक्ट्स क्या हुए टाउनशेंड एक्ट्स के? जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने इसको बैन कर दिया, बाइकआउट कर दिया कि हम कोई भी ब्रिटिश गुड्स देंगे ही नहीं सिरे से। ठीक है, और ये बहुत एक फेमस फ्रेज थी, टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, के कॉलोनिस्ट कहते थे, 13 कॉलोनीज वाले बंदे कहते थे कि हमारी तो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो तो वहां पे था, लंदन में था,
वो कहते हैं हमारी उसमें तो कोई रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं, हमारा कोई बंदा यहाँ से इलेक्टेड होके वहां पे तो नहीं गया, ठीक है। तो ये जो टैक्सेशन हमारे ऊपर लगा रहे हैं, इट इज विदाउट रिप्रेजेंटेशन, हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहां पे, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। तो उनका ये जो है ये गलत बात है, टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बाइकआउट किया उन्होंने। फिर इसका इफेक्ट यही हुआ कि इसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, बाइकआउट्स हो रहे थे, तो उसके रिस्पॉन्स में एक प्रोटेस्ट में 5 लोग मारे गए, 5 कॉलोनिस्ट मारे गए, उसको कहते हैं बॉस्टन मसाकर, ठीक है। फिर टाउनशेंड एक्ट्स को भी रिपील कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ टी के ऊपर टैक्स रह गया। फिर टाउनशेंड एक्ट्स का एक और इनका इफेक्ट हुआ जो बॉस्टन टी पार्टी हुई, ठीक है, कि टी के ऊपर टैक्स से कॉलोनिस्ट बहुत ज़्यादा एंग्री थे, ठीक है। और उन्होंने, जैसे कि हमने बताया, बॉस्टन हार्बर के ऊपर एक पूरी जो शिपमेंट थी टी की, उसको उन्होंने समंदर में गिरा दिया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको कहते हैं बॉस्टन टी पार्टी, ठीक है। और जिन लोगों ने ये किया, वो ग्रुप, उसका नाम है सन्स ऑफ लिबर्टी। तो इसके बाद बॉस्टन मैसाकर को सेपरेटली भी डिस्कस किया हुआ है कि 5 कॉलोनिस्ट इसमें मरे, ठीक है। और इसकी वजह क्या थी बॉस्टन मैसाकर की, कि इस तरह के स्टैम्प एक्ट और टाउनशेंड एक्ट्स जो आई थी उनके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट था, ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या हुआ बॉस्टन मैसाकर का, कि एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, और इवेंचुअली उसकी वजह से बॉस्टन टी पार्टी भी हुई, जिसमें उन्होंने वो टी जो थी वो वेस्ट कर दी। अब बॉस्टन टी पार्टी को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कि कैसे उन्होंने टी जो है वो गिरा दी। इसके फिर इफेक्ट्स क्या हुए थे बॉस्टन टी पार्टी के, ब्रिटिश ने कैसे रिएक्ट किया। ब्रिटिश का जो किंग था जॉर्ज थ्री उस टाइम पे, उसने कुछ कोर्सिव एक्ट्स इंट्रोड्यूस की ऑन द कॉलोनीज, जिनको कॉलोनिस्ट ने कहा कि दे आर इनटॉलरेबल एक्ट्स, ठीक है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उनमें पहली ये थी कि क्लोजर ऑफ बॉस्टन हार्बर, उनका सारा जो बॉस्टन हार्बर है, जो उनका पोर्ट है, सी पोर्ट है, उसको आप बंद कर दें। जब तक जितना टी का नुकसान हुआ है ब्रिटिश का, वो कॉलोनिस्ट पे बैक नहीं कर देते, ठीक है, तब तक वो आपका क्लोज रहेगा, ठीक है। फिर जो एक और कॉलोनी थी मैसाचुसेट्स, उसका उन्होंने ये किया कि जो फ्री इलेक्शंस वहां पे टाउन ऑफिशियल्स के होते थे, उसके ऊपर उन्होंने बैन कर दिया, ठीक है। और हर वक्त उन्होंने कहा कि ब्रिटिश जो ट्रूप्स हैं वो भी वहां पे प्रेजेंट रहेंगी, और जो कॉलोनिस्ट हैं वो जब भी ब्रिटिश डिमांड करेंगे तो उनको, ब्रिटिश सोल्जर्स को अपने घरों में अकोमोडेट एक तरह से करना पड़ेगा, ठीक है, जब भी वो डिमांड करेंगे, ठीक है। फिर इसका एक और रिएक्शन ये भी हुआ बॉस्टन टी पार्टी का, कि फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस फिर हुई 1774 में, जब उन्होंने देखा कि उसके रिस्पॉन्स में इंटॉलरेबल एक्ट्स आ गई हैं, तो फिर फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1774 में कॉलोनिस्ट ने ऑर्गेनाइज की, ठीक है। तो उसमें 13 में से 12 कॉलोनीज मिली, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, डेलीगेट्स अब उसमें मिले, और उन्होंने कहा कि किस तरह से हम ब्रिटिश की ये जो ऑपरेशन है इसको हम कैसे रेजिस्ट करेंगे, ये उसमें उन्होंने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई 1776 में, ठीक है। और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और उसमें जो बहुत ही फेमस लाइन है वो ये है कि थॉमस जेफरसन उसमें लिखता है कि वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल एंड दे आर endowed by their creator with certain inalienable rights. Of them are life, liberty and pursuit of happiness, ठीक है। तो उसने कहा कि सब हम इक्वल हैं, और हमारे पास, सब इंसानों के पास कुछ राइट्स हैं, ठीक है। तो ये जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला
पहला उसका जो पोर्शन है वो यही, उसमें नेचुरल राइट्स थ्योरी की बात है और पर्पस ऑफ गवर्नमेंट की बात है कि गवर्नमेंट का पर्पस यही है कि जो राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के उनको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। और जब वो उन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता और ऑपरेशन करता है, तब उसके खिलाफ जो रिबेलियन है वो लाजमी हो जाती है, ठीक है। और उसका जो दूसरा पार्ट है उसमें उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई ग्रीवेंसेस की, जो उनको ब्रिटिश किंग जॉर्ज थ्री के अगेंस्ट थी, जैसे कि इंटॉलरेबल एक्ट्स से पहले स्टैम्प एक्ट और बाकी। और उन्होंने कहा कि हमें कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं देते और हमारे ऊपर टैक्स लगाते हैं, ठीक है। ब्रिटिश सोल्जर्स को हमें ऑन डिमांड क्वार्टर करना पड़ता है, ठीक है। और इस तरह के और भी जो उनके ऑप्रेसिव मेजर्स थे सबको उन्होंने लिस्ट डाउन किया उसमें, ठीक। और उसके थर्ड पोर्शन में उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी कि वी आर इंडिपेंडेंट नेशन नाउ, ठीक है। ये था उनका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में। उसके बाद के इवेंट्स हमने ब्रीफली देखे कि कैसे फिर फ्रांस ने 1778 में अमेरिकन को ज्वाइन कर लिया अगेंस्ट द ब्रिटिश, 1779 में स्पेन ने ज्वाइन कर लिया अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। इवेंचुअली जाके 1783 में ट्रीटी साइन हुई जिसमें ब्रिटिश ने अग्री कर लिया कि ठीक है अब आप इंडिपेंडेंट है। अब उस ट्रीटी में क्या हुआ, उसमें जो 13 कॉलोनीज थी वो उनको अब रिकग्नाइज किया गया कि अब वो इंडिपेंडेंट है और वो सोवरेन अब स्टेट्स हैं, ठीक है। पहले वो कॉलोनीज थी, अब वो स्टेट्स हो गई, ठीक है, क्योंकि कॉलोनाइजेशन तो उनकी अबैंड हो गई, ठीक है। ये बात उसमें हुई और उनकी जो बाउंड्रीज हैं और इस तरह के जो मैटर्स हैं वो उसमें रिजॉल्व किए गए। इसमें अमेरिकन साइड से जो लोग गए उनमें था जॉन जे, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यूएस की हिस्ट्री में, और बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत ही फेमस है और ये एक पॉलीमैथ भी था, एक्सपर्ट जर्नलिस्ट और साइंटिस्ट भी था, डिप्लोमेट भी था, एक मिलिट्री जनरल भी था, ठीक है। और इंडिपेंडेंस में भी इसका रोल, तो ये लोग अमेरिका की साइड से थे ट्रीटी ऑफ पेरिस में और ब्रिटिश साइड से किंग जॉर्ज थ्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये थी ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 जिसने इसको एंड कर दिया, जिसने एंड कर दिया आपकी रेवोल्यूशन को, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी अमेरिकन रेवोल्यूशन। मेरी आवाज क्या आप लोगों को क्लियर आ रही है? अच्छा अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं द वॉइस कीप्स ब्रेकिंग इन बिटवीन, लेट मी कनेक्टेड टू मोबाइल डाटा, फोन डाटा, ताकि ज़्यादा बेटर कनेक्शन आए। अच्छा, एक हमारा टॉपिक तो अब ये हो गया जो था अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब आज का हम करते हैं सेकंड टॉपिक, जो है कि जो अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद दो पार्टीज बनी वो कौन सी थी और उनमें क्या डिफरेंस। जी, अब मैंने फोन डाटा के साथ कनेक्ट कर लिया, तो होपफुली जो आपको पहले
थोड़ा लैग आ रहा था या डिस्टॉर्शन, वो अब नहीं आएगी। अगर आए तो काइंडली डू लेट मी नो। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक है फेडरलिस्ट वर्सेस एंटी फेडरलिस्ट। ठीक है, तो अमेरिका ने जब ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हो गई 1783 में, ठीक है, उसके बाद एक डिबेट चली कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना चाहिए, वहाँ पे जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे मैं दो व्यूज हमारे सामने आए, एक थे फेडरलिस्ट और एक थे एंटी फेडरलिस्ट। जो फेडरलिस्ट थे वो चाहते थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो स्ट्रांग हो। जैसे अब यूएस का प्रेसिडेंट है, यूएस की कांग्रेस है, वो चाहते थे कि ये स्ट्रांग हो। ठीक है, और जो स्टेट्स हैं वो वीक हो। जो एंटी फेडरलिस्ट है वो चाहते थे कि जो स्टेट्स हैं, जैसे अब यूएसए की स्टेट्स हैं कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, एंटी फेडरलिस्ट चाहते थे कि स्टेट्स स्ट्रांग हो, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वीक हो। बेसिक डिफरेंस इनमें ये था। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक ये निमोनिक बनाई हुई थी, CLCT, यानी पहले इसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, फिर L फॉर लीडर्स की बात है, फिर C फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, और फिर T फॉर टिरनी की बात है। ठीक है, तो इससे आपको भी याद करने में ये आसानी होगी। ठीक है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या व्यू पॉइंट था फेडरलिस्ट का और एंटी फेडरलिस्ट का। जो फेडरलिस्ट थे वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो 1789 में अडॉप्ट किया गया। उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, वो इसकी फेवर में थे। ठीक है, जो एंटी फेडरलिस्ट थे वो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन को फेवर करते थे। ठीक है, कि 1789 में जब तक अडॉप्ट नहीं हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, उससे पहले अमेरिका चल रहा था ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी बेसिस के ऊपर अमेरिका रन हो रहा था, और उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो स्टेट्स थी, 13 स्टेट्स थी उस वक्त, उनके पास सारी पावर थी। ठीक है, तो जो एंटी फेडरलिस्ट थे वो कहते थे कि वही आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन ही ठीक थे, जहां पे स्टेट्स के पास ज्यादा पावर थी। ठीक है, फेडरलिस्ट चाहते थे जो 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ है वो वाला ठीक है। तो एक तो इनमें ये डिफरेंस है। फिर इनके लीडर्स कौन थे? फेडरलिस्ट के लीडर्स थे जॉर्ज वॉशिंगटन, जो उनका पहला प्रेसिडेंट भी था और उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडिंग फादर। फिर जेम्स मेडिसन, जो कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो भी चल रहा है उसका आर्किटेक्ट था जेम्स मेडिसन। ठीक है, फिर अलेक्जेंडर हैमिल्टन और जॉन जे, ये फेडरलिस्ट की साइड पे थे। एंटी फेडरलिस्ट में थॉमस जेफरसन, जो उनके डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का ऑथर था, वो था। और बाकी ये तीन भी उसमें, पैट्रिक हेनरी, रिचर्ड हेनरी ली और जॉर्ज मेसन भी उसमें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थे। ठीक है, फिर जो फेडरलिस्ट थे, एडिसन was the architect of US Constitution। ठीक है, जेम्स मेडिसन ने आर्टिकल्स लिखे थे कुछ। ठीक है, सॉरी, उसमें पेपर्स लिखे थे जिनको फेडरलिस्ट पेपर्स। ठीक है, और उनकी बेसिस के ऊपर अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, तो इस वजह से अमेरिका को मेडिसोनियन डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ठीक है, और उसमें उसने बहुत ही वो मजे के पेपर्स हैं। ठीक है, उनके मैंने कुछ एक्सर्प्ट्स पढ़े हैं। ठीक है, और उनमें वो इस तरह की बात करता है कि इफ ऑल मेन वर एंजल्स नो गवर्नमेंट वुड बी नेसेसरी। वो कहता है अब लोग एंजल्स तो नहीं है, तो जिसको भी आप पावर देंगे हो सकता है वो उसको अब्यूज करे। तो इस वजह से फिर उन्होंने कुछ मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस की, जो हम एंड में देखेंगे अमेरिकन जब पॉलिटिकल सिस्टम डिस्कस करेंगे, इस तरह उन्होंने इसको डिजाइन किया कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, is my voice clear now?
यस, ठीक हो गया, सही हो गया। तो अब एक जो कह रहे हैं थोड़ी डिस्टॉर्शन है शायद आपके एंड से, वो काइंडली उसको देख लें, ठीक है। फिर जो फेडरलिस्ट थे वो कहते थे कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, ताकि नेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके और डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सके। जबकि जो एंटी फेडरलिस्ट थे वो कहते थे कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो स्ट्रांग हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में जैसे हमारे प्रोविंसेस हैं, कोई कहे कि प्रोविंसेस ज़्यादा स्ट्रांग हो एज कम्पेयर टू द सेंटर, तो वहाँ पे जो एंटी फेडरलिस्ट थे वो भी यही चाहते थे कि जो स्टेट्स हैं, जो प्रोविंसेस हैं, वो ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। तो एक ये फर्क था। फिर टिरनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसर्न थे फेडरलिस्ट। वो कहते थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो वो बहुत ज़्यादा जुल्म कर सकती है, वो लोगों के राइट्स, लिबर्टीज उनको कर्ब कर सकती है, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पावरफुल स्टेट गवर्नमेंट्स होना चाहिए। जबकि फेडरलिस्ट ने कहा कि चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया अमेरिकन सिस्टम में, जो कि हम एंड वाले लेक्चर में देखेंगे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जिनमें प्रेसिडेंट की पावर, उनके पार्लियामेंट की पावर, सबके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाए हुए हैं कि वो अब्यूज ना। उनका ये जो हमने चेक्स एंड बैलेंसेस इंट्रोड्यूस किए हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जालिम होने से बचाएंगे, ठीक है। तो ये हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबके ऊपर जुल्म करेगी, ठीक है। उनका हमने कुछ ऐसे मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन जो एंटी फेडरलिस्ट थे वो कहते थे, वो फिर भी डरते थे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को आप ज्यादा पावर देंगे तो वो लोगों के ऊपर जुल्म कर सकती है, पावर इतना ज्यादा जो है वो खराब कर देती है इंसान को, ठीक हो गया। तो चौथी इनकी, ये इनका डिफरेंस है चौथा। तीसरा मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो फेडरलिस्ट थे वो चाहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। और जो एंटी फेडरलिस्ट थे वो चाहते थे कि स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग हो। जैसे हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं तो वो चाहते थे कि यूएस के जो प्रोविंसेस हैं या स्टेट्स थी, लाइक न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, ये ज्यादा स्ट्रांग हो एज कम्पेयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो फेडरलिस्ट थे वो चाहते थे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। एज द नेम इम्प्लाइज फेडरलिस्ट, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। फिर इस सारे को एक टेबल में भी समराइज किया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, और ये आप पेपर में ड्रॉ भी कर दीजिएगा टू गेट गुड मार्क्स। उसके बाद आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कि जो दो उनके इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं अमेरिका की हिस्ट्री के स्टार्ट में, वो कौन सी हैं। और इनके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है, शॉर्ट नोट जॉन जे, शॉर्ट नोट अलेक्जेंडर हैमिल्टन। तो उसके आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब जॉन जे कौन था? जो जॉन जे था वो फर्स्ट चीफ जस्टिस था यूएस के सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। और इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि 1789 से लेके 95 तक वो उनके सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा और उनका पहला चीफ जस्टिस था, ठीक है। फिर वो न्यूयॉर्क का गवर्नर भी था, वो न्यूयॉर्क का दूसरा गवर्नर था, ठीक है। और 6 साल हो रहा, इस वजह से भी उसकी इंपॉर्टेंस है। फिर हमने, आपको याद होगा जब अभी डिस्कस की कि 1783 में जो ट्रीटी साइन हुई, ठीक है, जो ट्रीटी साइन हुई उसका भी वो एक सिग्नेटरी था। उसके साथ जॉन एडम्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन भी थे, लेकिन मेन बंदा उसमें वही था,
जॉन जे ही था, ठीक है, तो ये भी उसकी इंपॉर्टेंस है। फिर एक और ट्रीटी जब आई 1794 में, उसको जेज ट्रीटी ही कहते हैं, ठीक है, तो उस पे जो कुछ रिमेनिंग इश्यूज रह गए थे ब्रिटिश के साथ, कुछ जो डिसएग्रीमेंट्स थी उनको उसने स्मूथ आउट किया, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी जेज ट्रीटी, उसमें भी वो इसी के नाम के ऊपर बेस्ड है, सो दैट्स व्हाई इज इंपॉर्टेंट एज वेल। फिर ये फेडरलिस्ट की साइड के ऊपर था, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता था, और इसने थोड़ी मेहनत की कि जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेटिफाई हो जाए, वो इंडोर्स हो जाए, ठीक है। फिर ये जो फेडरलिस्ट पेपर्स थे जिनके ऊपर बेस करके अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, जो 1789 में अडॉप्ट हो गया, ठीक है, और अभी तक चल रहा है, वो बेस था फेडरलिस्ट पेपर्स के ऊपर, और उनका मेन ऑथर तो जेम्स मेडिसन था, जैसे कि हमने डिस्कस किया, लेकिन उसके साथ उसके को ऑथर्स में से एक ये जॉन जे भी था, ठीक है, और जॉन जे के साथ अलेक्जेंडर हैमिल्टन भी था, ठीक है। इसने 85 में से 5 ऐसे इसने लिखे थे, जॉन जे ने लिखे थे, ठीक है। तो ये फेडरलिस्ट पार्टी का भी एक इम्पोर्टेंट लीडर था। सो ये थे रीजंस व्हाई ही इज इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। फिर अलेक्जेंडर हैमिल्टन के ऊपर भी शॉर्ट नोट आ जाता है, शॉर्ट नोट, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पहले ये बहुत ही इसकी हम्बल बिगिनिंग्स थी, ठीक है, फिर इसने जो रेवोल्यूशनरी वॉर हुई अगेंस्ट द ब्रिटिश उसमें इसने अपना नाम बनाया, ठीक है, और ये he became one of the most influential founding fathers of US, ठीक है, और ये भी स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट का प्रोपोनेंट था, ये चाहता था जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो स्ट्रॉन्ग हो, फेडरलिस्ट पार्टी से था ये, ठीक है, और इसने भी बहुत मेहनत की कि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेटिफाई हो जाए, ठीक है। फिर ये पहला सेक्रेटरी था यूएस ट्रेजरी का, ठीक है, और इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई, उसकी क्या कहते हैं, यूएस की जो इकोनॉमी है उसकी इसने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई, और जो थॉमस जेफरसन था उसने बहुत अपोज किया इसकी पॉलिसीज को कि ये जो फाइनेंशियल पॉलिसीज ये दे रहा है ये तो बहुत ही नुकसानदेह है, लेकिन उसके बावजूद ही स्टूड हिज ग्राउंड, ठीक है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, और इसकी बहुत ही साउंड पॉलिसीज थी, और थॉमस जेफरसन की पॉलिसीज कह सकते हैं कि वो इतना प्रैक्टिकल नहीं थी, ऑल्दो थॉमस जेफरसन वाज आर्किटेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन वो थोड़ा फिलोसॉफिकल माइंडेड था, ठीक है, वो प्रैक्टिकल माइंडेड इतना ज्यादा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर हैमिल्टन की बात ठीक थी, जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी शुरू वाली, ठीक है। तो इनके दरमियान जो डिफरेंसेस आए अलेक्जेंडर हैमिल्टन और थॉमस जेफरसन, ठीक है, यही डिफरेंसेस ने ही दो पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट, ठीक है, कि एक चाहता था स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, एक चाहता था स्ट्रॉन्ग स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और बाकी भी जो इनके डिफरेंसेस थे जो हमने फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट में देखे, ठीक है। लेकिन इसका एक मसला ये था कि बहुत ही ज्यादा ये आउटस्पोकन था, अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स से उनके खिलाफ ये बहुत ज्यादा बातें करता था, ठीक है, तो इसी वजह से इसका जो करियर था वो इतना प्रोग्रेस नहीं कर सका, और ना ये प्रेसिडेंट भी नहीं बन सका फिर ये, ठीक है, और इसका एक स्कैंडल भी एक्सपोज हो गया था जिसकी वजह से भी इसको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डैमेज हुआ, और फिर क्योंकि ये बहुत ज्यादा आउटस्पोकन था, लोगों के खिलाफ बातें करता था, उनको उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करता था, तो इसका एक पॉलिटिकल अपोनेंट था एरन बर, उसको इसने बहुत ज्यादा उसके खिलाफ इसने बातें की थी, तो इवेंचुअली एरन बर ने कहा कि उस वक्त ड्यूल होता था कि जब कोई किसी को बहुत ज्यादा इंसल्ट करता था तो कहते थे अब ड्यूल करते हैं, जिसमें एक दूसरे के ऊपर गन से एक दूसरे के ऊपर फायर करते थे ताकि वो मैटर सेटल हो, ठीक है, ऑनर का मैटर जो है वो सेटल हो, ठीक है। तो 1804 में एरन बर ने किसी कहा कि आपने मुझे बहुत ज्यादा इंसल्ट किया, लेट्स ड्यूल, तो उस ड्यूल में एरन बर ने इसको मार दिया, ठीक है। तो ये था अलेक्जेंडर हैमिल्टन एंड व्हाई ही इज इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस, ठीक है। अब
जो हमने आज के 3 टॉपिक्स डिस्कस किए उससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क, ठीक है, या कोई भी आपको कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन आस्क। कल से हमारा लेक्चर रेगुलरली 1 बजे से 2 बजे हुआ करेगा। आज आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर डिले किया क्योंकि 1:30 बजे जुम्मा पढ़ना था, तो अच्छा हुआ कि मुझे भी 1:30 बजे मैंने मस्जिद में पढ़ लिया, वरना मेरे साथ वाली मस्जिद में 2:15 बजे होता है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन आपका, कोई चीज़ आपको क्लियर ना हो तो you guys can raise your hands. I will unmute you and I will answer your questions. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अच्छा भाईजान। अच्छा सर, ये जो मतलब जितना आपने शेयर किया ये इतना काफी है, या हम इसको जो नोवा की बुक है उसको पढ़ के इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ और भी? यार टाइम क्योंकि आपके पास लिमिटेड है, आप तो वैसे 2023 वाले हैं, तो आपके जी पास मैं अगर टाइम है, जी जी, आप तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन वैसे इतना भी काफ़ी है कि मैंने इसका भी हाफ कवर किया था और मैं पेपर में चला गया, अल्लाह का शुक्र है अच्छा हो गया। लेकिन अगर आप फिर भी तसल्ली के लिए वो करना चाहते हैं तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। चलें, सही है सर। वो दूसरा ना आप कह रहे थे एमसीक्यूज वाली ऐप वो भी शेयर कर दें ताकि हम इसके जो एमसीक्यूज हैं वो आज ही देख लें। ठीक हो गया, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चलें, सही है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस आपके, कोई चीज़? फेडरलिस्ट वांटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, कि वो चाहते थे कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटर्नल थ्रेट से भी प्रोटेक्ट कर लेगा और वो ज़रूरी है कंट्री की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। होपफुली आपको अच्छा समझ आया होगा, तो सी यू गाइस टुमारो। अल्लाह हाफिज़।